Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very fine. In the last video, we have studied about some typical adverbs part 2. Today we are going to study some common rules of using adverbs. तो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सम टिपिकल एडवर्ब्स के लिए, इसका पार्ट 2 हमने पढ़ा है और सम टिपिकल एडवर्ब्स की 2 वीडियो बनाई थी हमने और दोनों ही पब्लिश हो चुकी हैं। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है सम कॉमन रूल्स ऑफ यूजिंग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को प्रयोग करने के कुछ सामान्य से नियम को आज हम पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, बिकॉज व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। तो आइए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं सम कॉमन रूल्स ऑफ यूजिंग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को यूज करने के सामान्य से नियम। क्योंकि अभी तक हमने जितने ही पढ़े, कुछ टिपिकल एडवर्ब्स को पढ़ा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स को पढ़ा, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स को पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कुछ सामान्य से नियम है। तो पहला इसमें रूल्स आता है, पहले रूल्स के अकॉर्डिंग है द स्प्लिट इन्फिनेटिव। द स्प्लिट इन्फिनेटिव, इसमें क्या होता है, इन्फिनेटिव आज तक हमने पढ़ा है कि इन्फिनेटिव का जो यूज होता है वो 2 प्लस वर्ब्स से मिलकर बनता है। लेकिन अगर हम 2 और वर्ब के बीच में एडवर्ब लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसी को स्प्लिट इन्फिनेटिव फॉल्ट कहा जाता है। इसे ये दिया इन्फिनेटिव, जैसा कि हम जानते हैं 2 प्लस वर्ब से मिलकर के बनता है और इसलिए 2 और वर्ब के बीच में एडवर्ब डालकर इसे तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करना स्प्लिट इन्फिनेटिव फॉल्ट कहलाता है। जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मी लीव। अब होना क्या था यहाँ पर, यहाँ ग्रांट और लिखा जाना था, यहाँ पर है। अब यहाँ पर होना ये था, ये ग्रांट यहाँ ना हो करके ये 2 और ग्रांट के बीच में काइंडली लगा दिया, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस जो है हमारा ये गलत हो गया। सही ये होना चाहिए था कि आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव, क्योंकि अब ये इन्फिनेटिव के साथ में यहाँ पर है और एडवर्ब इससे जस्ट पहले, इन्फिनेटिव आया है और एडवर्ब इससे पहले आया हुआ है, तो ये सेंटेंस ठीक है। ऐसे ही आगे है, आई एडवाइज यू टू रीड द बुक केयरफुली। तो यहाँ पर क्या है, ये इन्फिनेटिव है और लास्ट में ये एडवर्ब है, ये यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है। तो रूल नंबर 1 द स्प्लिट इन्फिनेटिव कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड एडवर्ब। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एडवर्ब की बात की जा रही है। जो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं उनमें कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जो पास्ट टेंस का बोधक हो। इससे हमें पता लगता है ये पास्ट टेंस का है। होता क्या है कि जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आ रही है उसके साथ अगर हम ऐसा कोई एडवर्ब यूज कर देते हैं जो कि पास्ट टेंस को शो करता है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर बात आई है, आई हैव अराइव्ड हेयर यस्टरडे।
तो जब यहाँ यस्टरडे का यूज किया गया है, अराइव्ड ये है, अब ये क्या है, ये पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। तो और जबकि ये बता रहा है, हैव बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इस हिसाब से ये क्या हुआ, ये सेंटेंस गलत है। आई हैव ज्वाइंड माई ड्यूटी लास्ट मंथ, तो यहाँ पर भी हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बता रहा है, और लास्ट मंथ जो है ये पास्ट टेंस के लिए शो कर रहा है। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। यस्टरडे और लास्ट मंथ जो है ये पास्ट टेंस के बोधक हैं, इसलिए ये सब बाकी गलत हैं। इनका सही रूप सिंपल पास्ट टेंस में होगा। इनको अगर हमें सही करना है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में सही होंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या है, इसमें से हैव हटा करके, ये हैव हटाने से क्या हुआ कि पास्ट टेंस में चला गया, केवल यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ और ये सिंपल पास्ट टेंस हो गए। बाकी यहाँ पर यस्टरडे लगा हुआ है और यहाँ पर भी लास्ट मंथ लगा हुआ है, ये दोनों ही सेंटेंस सही है। तो रूल नंबर 2 भी कंप्लीट। अब रूल नंबर 3, इसमें क्या होता है, ये होता है इंट्रोडक्टरी देयर। तो इंट्रोडक्टरी से मतलब ये परिचय देने वाला जो होता है वो देयर है। यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो देयर से शुरू होते हैं, लेकिन देयर का उसमें कोई भी रोल नहीं होता, देयर का कोई महत्व नहीं होता है, और ना वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ना तो वह एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ऐसे वाक्यों में इंट्रांजिटिव या फिर वर्ब भी आती है, इंट्रांजिटिव वर्ब आई या फिर वर्ब भी आती है, और उसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखें, इसे यहाँ पर आया देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। तो देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी है, और इसके बाद वर्ब बी का यूज होना था, इसके बाद में सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ये वर्ब बी इज है, इसके बाद बुक आया है, यहाँ पर देयर, इसके बाद वर्ब बी वाज है, फिर यहाँ किंग जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर देयर आया है, इसके बाद वर्ब बी वाज है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लॉइन है। तो इस तरह से रूल नंबर 3 कंप्लीट। अब रूल नंबर 4, इसमें क्या है कि एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, इसको 4 पार्ट के माध्यम समझेंगे। सामान्यतः एडवर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए रिस्पेक्टफुली, हम्बली, पोलाइटली, काइंडली और स्लोली, ये ऐसे एडवर्ब हैं, इनसे पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ दिया कि विद रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, विद हम्बली आई स्टेट, विद पोलाइटली आई रिप्लाई एज अंडर। इन सबके साथ जब विद लगा हुआ तो सारे सेंटेंस ये गलत हैं, क्योंकि ऊपर वाले नियम के अकॉर्डिंग इनसे पहले विद का यूज, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना था। अब जब विद का यूज कर दिया तो ये सारे के सारे गलत हो गए। अब इनको सही कब करना है, सही करने के लिए हमने क्या, विद को अगर हटा देंगे तो सारे के सारे सेंटेंस सही हो जाएंगे। जैसे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, हम्बली आई स्टेट, पोलाइटली आई रिप्लाई एज अंडर, तब ये सारे के सारे सही होंगे। पार्ट बी के अकॉर्डिंग कुछ समय सूचक शब्द हैं। समय सूचक में क्या आता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, ईयर, ETC। इन सबसे पहले ऐसे क्वालिफाइंग शब्द आए हों, इन सबसे पहले ऐसे क्वालिफाइंग शब्द आए हों जैसे दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, ऑल, तो उनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, ईयर जैसे शब्द अगर हैं से पहले क्वालिफाइंग शब्द आए हों जिनमें क्या हो, दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, ऑल, तो इनके साथ में हम क्या करें, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर है आई शैल मीट यू इन द इवनिंग। अब यहाँ पर इवनिंग से पहले दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, ऑल कुछ भी नहीं है, तो इससे पहले हमने इनका यूज कर दिया। यहाँ पर द डे है, दिस, दैट कुछ नहीं है, तो इससे पहले इनका यूज कर दिया। संडे है, इससे पहले कुछ नहीं है, तो ऑन का यूज कर दिया। तो इस तरह से पार्ट बी कंप्लीट हुआ। इसके बाद है पार्ट सी। इसमें ये बता रहा है कि नियम बी, जो हमने अभी नियम बी में जो भी समय सूचक शब्दों के बारे में हमने पढ़ा, तो नियम बी के समय सूचक शब्द अगर बिना क्वालिफाइंग, जैसे कि अभी बता रहे थे यहाँ पर ही, बिना क्वालिफाइंग शब्दों जिनमें कि दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट
अगर ये आए हैं, इनके बिना आए हैं, तो इनसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, जैसे कि अभी हमने किया है। सही सेंटेंस यही है कि आई शैल मीट यू इन द इवनिंग, यहाँ पर यूज किया है द इवनिंग से पहले, यहाँ पर इन द डे से पहले कर दिया है, यहाँ संडे से पहले ऑन का यूज कर दिया है। तो पार्ट रूल नंबर 4 का पार्ट सी भी कंप्लीट। अब पार्ट डी। तो डी में क्या होता है कि होम सामान्यतः नाउन है, होम क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह भी प्रयोग होता है। इसका यूज एज लाइक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। उस स्थिति में इसके साथ ना तो प्रीपोजिशन टू लगाना चाहिए, ना रिलेटिव एडजेक्टिव, ना ही कोई रिलेटिव एडजेक्टिव जिसमें क्या है माई, हेज, etc का यूज करना चाहिए। जैसे क्या है, आई एम गोइंग होम, तो यहाँ पर क्या हुआ, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इसके बीच में कोई भी ना तो प्रीपोजिशन का यूज हुआ और ना ही किसी रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है। अब इस कंडीशन में ये सेंटेंस हमारा जो है बिल्कुल से सही है ये। अब यहाँ पे है दूसरा, आई एम गोइंग टू होम। जब ये आई एम गोइंग टू होम आया है तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ टू का यूज लगाना मना किया गया है और ये इसका भी यूज मना किया गया है रिलेटिव एडजेक्टिव का। यहाँ माई लगा दिया, इससे ये सेंटेंस भी गलत हो गया। इसके बाद है नाउ वी शुड रिटर्न होम, अब हमें घर लौटना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या है, इसमें किसी भी ना तो प्रीपोजिशन का यूज हुआ और ना ही रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ, तो ये सेंटेंस सही है। व्हाट डू यू गो होम, यहाँ पर भी किसी रिलेटिव एडजेक्टिव या फिर प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये भी सही है। आई गो होम बाई बस, अब बाई जो आया है वो बाद में आया, होम के बाद, होम से पहले नहीं आया, इसलिए ये सेंटेंस भी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज एडवर्ब का एंड हुआ। डियर स्टूडेंट, आज हमने एडवर्ब के लास्ट टॉपिक सम कॉमन रूल्स ऑफ यूजिंग एडवर्ब्स को पढ़ा है। जो एडवर्ब यूजिंग के जो सम कॉमन रूल्स हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा है। और आज एडवर्ब का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद एडवर्ब की कोई भी वीडियो नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने पहले 6 वीडियो बनाने से पहले बोला था, आज ये 6ठी वीडियो है। इससे पहले मैंने एडवर्ब का जब चैप्टर शुरू करने से पहले कहा था कि अब बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित कुछ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हो सकता है कि वो टोटली ग्रामर पे ही डिपेंड हो सकता है उसमें तो कुछ लिटरेचर का भी पार्ट हो, क्योंकि 22 फरवरी से यूपी में बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के शुरू हो रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट को लेकर के और 10th क्लास को लेकर के कुछ वीडियो बनाने का मेरा प्रयास है। तो अगली वीडियो जो इसके बाद आएगी वो इंटरमीडिएट या फिर 10th क्लास से रिलेटेड रहेगी। और अब चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मैंने जैसे बोला है इंटरमीडिएट या 10th क्लास से रिलेटेड रहेगी, तो उसमें हम मिलेंगे। और चलने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन है तो बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचा देना जो कोई, ये भी हो सकता है 10th क्लास या फिर इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उस तक वीडियो पहुंच जाएगी तो वो उसके लिए अगले वीडियो का
इंतज़ार रहेगा, वेट करेगा वो अगली वीडियो का, इसलिए उस तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।